आज से 1200 साल पहले अरब की धरती से उठा विशाल बर्बर लश्कर अपनी नंगी तलवारों और खतरनाक मंसूबों के साथ भारत की तरफ बढ़ रहा था। अब तक भयभीत कर देने वाले इस लश्कर ने मिस्र, रोम और यूनान की अति प्राचीन सभ्यताओं को मिट्टी के ढेर में तब्दील करते हुए ईरान से होते हुए सामूहिक रूप से सिंध पर हमला बोला। सिंध पर अरबों की विजय से हिंद की पवित्र धरती पर मंदिरों के विध्वंस का वह दौर शुरू हुआ कि मां भारती त्राहिमाम हो उठी। नगर के नगर लूटकर जला दिए गए, किले वीरान हो गए, महिलाएं हवस का शिकार हो गईं और मर्दों की खोपड़ियों की मीनारें खड़ी कर दी गईं। ऐसे ही भयभीत कर देने वाले मंजर को अंजाम देता हुआ अरबों का यह विशाल खूंखार लश्कर गंगा के मैदानों की तरफ बढ़ने लगा कि तभी कन्नौज की धरती से उठे हिंद के महाप्रतापी सम्राट ने आगे बढ़ रहे इन अरब सेनाओं पर अपनी प्रकोप की ऐसी गाज गिराई कि विश्व विजेता का दम भरने वाली अरब सेनाओं के पर खच्चे उड़ गए। संपूर्ण भारत से अरबों का समूल खात्मा करने वाले हिंदुस्तान के सम्राट का नाम था आदिवराह सम्राट मिहिर भोज। कौन है ये सम्राट मिहिर भोज, जिसे इतिहास के पन्नों में मल्लेच्छ नाशक के नाम से नवाजा गया। कन्नौज की राजगद्दी से हिंदुस्तान पर 50 सालों तक हुकूमत करने वाले सम्राट मिहिर भोज, जिसने 4 युद्धों में अरब के खलीफाओं के सेनाओं को चकनाचूर कर संपूर्ण भारत से मल्लेच्छों का नामो निशान मिटा दिया। मुल्तान से बंगाल और काबुल से कर्नाटक तक की धरती पर जिसकी हुकूमत का भगवा लहराता था, उस सम्राट मिहिर भोज की सेना में 2 लाख पैदल सैनिक, 30,000 तलवारबाज, 2,000 हाथियों का झुंड और हजारों ब्रह्मचारियों का ऐसा लश्कर जो उसके एक आदेश पर शत्रुओं पर मौत बंद कर टूट पड़ते। सप्त सिंध को पार कर 7 पुरियों से 12 ज्योतिर्लिंगों पर अपनी ताकत का तर्पण करने वाले उस काल भोज ने गंगा को मल्लेच्छों की लाशों से पार दिया। 8 साल 58 युद्धों में उसकी सेनाएं बालूचिस्तान के फाटा तक नंगी तलवारें लिए घूमने लगे, जिसने उज्जैन के रण में अपने शत्रुओं पर गुस्साए हाथियों को खुला छोड़ दिया। किले सिंध पर अरबों के मस्तक लटका दिए गए। बीच रण के मैदान से राष्ट्रकूट राजा को बंदी बनाकर कन्नौज ले गया और उस परम प्रतापी सम्राट की कीर्ति गाता यह वीडियो हर हिंदू तक पहुँचे, जिसके ख्वाब का अंदाजा यह था कि उसके जीवित रहते मुस्लिम यात्रियों तक ने भी भारत व्यापार करने आना बंद कर दिया। उम्मीद है मित्रों वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। वह साल था ईसा सन 838 चैत्र का महीना था, जब 23 साल का एक बालक मिहिर भोज कन्नौज जैसे छोटे से राज्य की राजगद्दी पर बैठा। काल भोज के नाम से प्रसिद्ध इस बालक ने सत्ता पर आते ही कन्नौज के आसपास के नगरों पर सेनाएं चढ़ाना आरंभ कर दिया। देवस, होसी, डोरगरी किलों को मात्र 2 सालों में इस बालक ने पांचाल की पुरी को अपने कब्जे में कर लिया और सामूहिक रूप से अपने से 4 गुना विशाल बंगाल जैसे बलवान और वैभवशाली राज्य पर चढ़ाई कर दी। वह अपनी पूरी ताकत के साथ बंगाल पर भूखे शेर की भांति टूट पड़ा। 3 दिन तक चले इस भयंकर युद्ध में बड़े नुकसान के साथ भोज को अपनी सेनाओं के साथ पीछे हटना पड़ा। ईसा सन 840 के अश्विन की 10वीं तिथि में लड़े गए इस युद्ध में मिहिर भोज पराजित जरूर हुए। उन्होंने पाल वंश के राजा देवपाल की सेना के कई सेनापतियों और योद्धाओं को मार डाला। 25 साल के उस लड़के मिहिर भोज का यह घातक हमला पाल वंश पर एक कलंक साबित हुआ
और यही कलंक राजा देवपाल की मृत्यु का कारण बना। राजा देवपाल की मृत्यु की खबर मिलते ही मिहिर भोज ने एक बार पुनः अपनी सेनाओं को संगठित किया और सोन नदी के पर्वतों से होते हुए बंगाल पर एक बार फिर हुंकार भरी और अत्यंत वेग से दोबारा हमला बोला। राजा की मृत्यु के शोक में डूबे शांत बंगाल पर मिहिर भोज एक महामारी की तरह टूट पड़ा और अपराजित कही जाने वाली पाल वंश की विशाल सेनाओं के पांव कन्नौजी सेनाओं ने उखाड़ डाले। मिहिर भोज की बर्बर खूंखार सेनाओं ने बंगाल की धरती पर ऐसा तांडव किया कि पाल वंश की सेनाओं ने त्राहिमाम के भजन गाने लगे और मिहिर भोज की सेनाओं ने राजा देवपाल के पुत्र नारायण पाल पर घेरा बनाकर उसे दबोच लिया और इस तरह बंगाल का विशाल और ताकतवर इलाका मिहिर भोज के राज्य का हिस्सा बन गया। शासन सत्ताओं की इन्हीं भयंकर विजयों से होते हुए फरवरी की तेज बर्फीली तेज हवाओं के बीच सम्राट मिहिर भोज अपनी विराट सेनाओं के साथ कन्नौज से निकले और राजपूताने की दिग्विजय कीर्ति पर एक बृहत अभियान चलाया। नगरों के नगर विजय करता हुआ काल भोज का विशाल लश्कर आमेर की तराई तक जा पहुंचा। आमेर के अंतिम गुप्त राजा हर्ष की ताकतवर सेनाओं को काल भोज की खूंखार बर्बर सेनाओं ने चंद मिनटों में मिट्टी के ढेर में मिला दिया। हुकूमत का केसरिया लहराते मिहिर भोज की सेनाएं राजपूताने के रण में आगे बढ़ती रहीं और पुष्कर आमेर मालवाड़ जैसलमेर से होते हुए चित्तौड़गढ़ तक की धरती को विजय कर लिया। कई मदमस्त सत्ताओं को चीरता हुआ काल भोज का यह विजय रथ मध्य भारत मुहाने पर आकर रुक गया, क्योंकि यहाँ से सीमा प्रारंभ होती थी राष्ट्रकूट वंश की। दक्षिण और मध्य भारत पर फैला कर्नाटक से लेकर मालवा तक का पूरा इलाका इन्हीं की हुकूमत में था। परंतु इस शक्तिशाली राज्य की सेनाएं भी बेखौफ मिहिर की ताकतवर सेनाओं के आगे पानी छोड़ती थी। सम्राट मिहिर ने नीमच से होते हुए मंदसौर पर घेरा बनाया और मध्य भारत में मिहिर भोज ने मंदसौर पर पहली विजय हासिल की। राष्ट्रकूटों को युद्ध के लिए ललकारते हुए मिहिर ने एक के बाद एक राष्ट्रकूट किलों पर विजय का झंडा गाड़ना आरंभ कर दिया। काल भोज की सेनाओं के इस आत्मघाती प्रकोप से घबराए राष्ट्रकूट सामंत अपनी जागीरों को वीरान कर छोड़कर मध्य भारत से सीधे दक्षिण भारत की तरफ भाग निकले। कन्नौज से निकला मिहिर भोज पूरे मध्य भारत पर कुंडली मार चुका था और सभी राजाओं पर काल की भांति मंडरा रहा था। मामले को देखते हुए राष्ट्रकूट राजा अमोघ हर्ष ने अपने काबिल पुत्र कृष्ण द्वितीय को मिहिर भोज को काबू में लाने को भेजा। 65,000 की सैन्य ताकत के साथ कृष्ण द्वितीय कर्नाटक से निकला और उज्जैन की तरफ अपनी बढ़त बनाई। इस वक्त तक सम्राट मिहिर भोज उज्जैन तक के सतत इलाकों पर विजय प्राप्त कर चुके थे। रात्रि तक उनकी सेनाओं ने उज्जैन के बाहर पड़ाव डाला, परंतु भोर के पहले ही पहर में राष्ट्रकूट की सेनाओं ने काल भोज की सेनाओं पर काल की भांति टूट पड़ी। 35 जागीर की संयुक्त सेनाओं वाली राष्ट्रकूट सेना के विरुद्ध मिहिर भोज अकेला सीना ताने खड़ा था। उज्जैन की इस रण को मृत्यु का रण बनते देर नहीं लगी, जब मिहिर के एक आदेश पर उत्तर भारत के प्रतिहार ने उज्जैन पर चढ़ाई कर दी। पूरा उज्जैन घेर लिया गया और मृत्यु का ऐसा तांडव शुरू हुआ कि मांस के लथेड़ों के बहते रक्त से धरती का हर कतरा लाल हो गया।
इस भयंकर कत्लेआम के बीच मिहिर भोज ने युद्ध के मैदान में अपने गुस्साए हाथियों को खुला छोड़ दिया। इन विराट राक्षस रूपी हाथियों ने रणभूमि में ऐसा त्राहिमाम मचाया कि शत्रु सेना के परखच्चे उड़ गए। गुस्साए हाथियों ने शत्रुओं के कीने बना डाले। भेंडर सिंह लेख में इस युद्ध का जिक्र मिला, जिसमें लिखा है, रणभूमि में मिहिर भोज के हाथियों ने ऐसा हाहाकार मचाया कि उज्जैन के आसपास के ठिकानों में एक भी वीर जीवित नहीं बचा। खून से नहाए मिहिर भोज इस वक्त अपने घोड़े बादल पर सवार थे। दुश्मनों को काटते हुए उन्होंने यमुना के तट पर अपने खेमे में बैठे राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीय को दबोच लिया और उसे बंदी बनाकर राजधानी कन्नौज भेज दिया। उज्जैन, मालवा सहित मध्य भारत की पूरी जागीर पर सम्राट ने अपने परमर सामंतों को नियुक्त कर दिया। इस वक्त सम्राट मिहिर अपनी संपूर्ण सेना के साथ उज्जैन में थे। ऐसा मौका पाकर सिंध के अरब हमलावरों ने पंजाब में कत्लेआम मचाते हुए गंगा की तरफ बढ़त बनाई। खबर मिलते ही सम्राट ने अपना लश्कर उठाया और सामूहिक रूप से गंगा के मैदानों की तरफ चढ़ाई कर दी और फिर शुरू हुआ सदी का महाभयानक युद्ध, गंगा घाट का युद्ध। ईस्वी सन 858 की गर्मियों में लड़े गए गंगा घाट के युद्ध में हिंदुओं की सेनाओं ने अरबी सेनाओं पर मातम पसार दिए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो बंजर रेगिस्तान पर मिहिर भोज का भूचाल एक तेज आंधी के समान टूट पड़ा। ब्रह्मचर्य के तप में पके हुए इन योद्धाओं ने 13,000 अरबियों के सर काट डाले। रणभूमि में मौजूद अरब के इतिहासकार सुलेमान अल मसूदी ने लिखा कि हिंदुओं का यह सुल्तान अरबों पर बड़ा बेरहम सिद्ध हुआ। अरबियों के लिए इसके दिल में तनिक भी रहम नहीं था। उसका भुजदंड खलीफाओं की सेनाओं को काटे जा रहा था। उसके लश्कर में ऐसे तगड़े योद्धा थे कि वो भी सम्राट की भांति ही हिंसक प्रवृत्ति के थे। उनमें से एक के मन में खलीफाओं के प्रति थोड़ा सा भी डर नहीं था। ऐसे भयभीत कर देने वाले मंजर को देखकर अरब रणभूमि से भाग छूटे। इन भगोड़े अरबियों का पीछा करते करते सम्राट के विशाल सैलाब सिंध की धरती पर कदम रखे। चारों तरफ पसरे सन्नाटे के बीच मिहिरा ने अपनी सेनाओं के साथ सिंध दुर्ग पर घेरा जमाया। इस दुर्ग में सिंध का अरब गवर्नर इमरान बिन मूसा 30,000 अरबी सैनिकों के साथ किले सिंध में दुब दबा कर बैठ गया। 15 दिनों की मशक्कत के बाद हिंदू वीरों ने दुर्ग के फाटक तोड़ डाले और किले सिंध में प्रवेश किया। योद्धाओं ने शत्रुओं पर विनाश की ऐसी गाज गिराई कि किला सिंध अरबों के लाशों से पट गया और भूमि रक्त से लाल हो गई। मिहिर भोज ने मुल्तान, भीनमाल, बड़ो मसूरा और खैबर तक फैले अरबियों के पूरे साम्राज्य का जड़ से खात्मा कर डाला और इस तरह 300 सालों तक हमारा प्यारा भारत अरबों की सत्ता से पूर्णतः सुरक्षित हो गया। जुड़े रहिए मित्रों चैनल के साथ। आपका आभार, धन्यवाद।